स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता से पहले की जब बात करेंगे, तो स्वतंत्रता से मतलब 1947 के पहले करीब 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा। भारत एक उपनिवेश के रूप में स्थापित रहा है, जहां पर ब्रिटिशों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया, है ना? ये बात हम बोल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इनके कई सारे कारनामे रहे हैं। इन्होंने कई सारी राजस्व व्यवस्थाएं लागू की। इन्होंने जो भारत की वस्तुएं होती थी, भारत को एक तो कच्चे माल निर्यातक, कच्चे माल आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। कहीं न कहीं इन्होंने कृषि व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। तो इनकी जो व्यवस्थाएं रहीं, उन सब की वजह से ही क्या हुआ, सामाजिक जो संबंध है उनमें भी बदलाव आए। ठीक है? जैसे जब अंग्रेज यहाँ पे आए, अपना शासन स्थापित किए, तो एक आप सुने होंगे कि इन्होंने रेलवे स्थापित किए। रेलवे स्थापित करने के पीछे इनका प्रमुख कारण था, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में कच्चे माल को समय से पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ अपने सैनिकों को, क्योंकि उपनिवेश पर अपनी पकड़ अच्छी बनानी थी इनको, तो उन्होंने अपने सैनिकों को इधर से उधर भेजने में आसानी हो सके, इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। लेकिन अब ये तो नकारात्मक, हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन उनके लिए सकारात्मक प्रभाव था। ठीक है? फिर भी ये हमारे लिए भी सकारात्मक प्रभाव ही रहा। जैसे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी, है ना? लोग इस कोने से उस कोने पर अपना नौकरी के लिए जा सकते थे, इतिहास में जैसा हमने पढ़ रखा है। ठीक है? तो अंग्रेजों के शासनकाल में क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, कुछ प्रभाव उनके पड़ते हैं, अंग्रेजी शासनकाल के, ब्रिटिश शासनकाल के कुछ प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आप पढ़े भी होंगे इतिहास में भी, हस्तकला का पतन आपने पढ़ा होगा। हस्तकला का पतन हुआ, है ना? ये आपने पढ़ा होगा। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, हस्तकला का पतन हुआ। दूसरी बात, नकदी फसलों का उत्पादन, नकदी फसलों का उत्पादन शुरू हुआ। अब ये नकदी फसलों का उत्पादन शुरू हुआ, तो इसके पीछे भारतीय किसानों के हित की बात नहीं थी, बात थी ब्रिटिशों के हित की बात। वो अपने हितों को साधने के लिए भारतीय कृषि को क्या बना दिए, वाणिज्यिक कृषि में तब्दील किया। ठीक है? क्योंकि उनको कच्चे माल की जरूरत थी। कच्चे माल के रूप में जैसे कपास उनको चाहिए होता था, नील चाहिए होता था, और भारत के जो कपास नील थे, इनके इनके ये विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है? इस तरीके से इन्होंने नकदी फसलों का उत्पादन किया। बाद में हम देखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि नकदी फसलों की वजह से क्या हुआ कि लोगों में ये एक लालच बढ़ गया कि पैसा कमाना, पैसे की इनकम होती रहेगी, जिसकी वजह से किसानों ने फसल उत्पादन करना बंद कर दिया, और उससे क्या हो जाएगा, फिर बाद में भुखमरी जैसी, अकाल जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलने लगेंगी, है ना? ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलने लगेंगी। फिर एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे, एक और है अकाल और भोजन की कमी। अकाल और भोजन की कमी, आप ये भी एक देखेंगे, ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा है। अब ये कैसे, अकाल तो पड़ते रहे, अब अकाल में भी कई सारे कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? अकाल में जैसे देखेंगे तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई कृषि जो थी वो सिंचाई पर ही निर्भर होती थी। दूसरी बात है, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन शुरू हुआ, तो लोगों ने फसलों का, ये जो खाद्यान्न फसलें थी, उनका उत्पादन कम कर दिया इसकी वजह से। तो ये कुछ कारण इसमें रहे हैं, तो अकाल और भोजन की कमी। और एक और है, वो है कृषि में मध्यस्थों की वृद्धि, है ना? कृषि में मध्यस्थों की वृद्धि, ये कुछ प्रभाव रहे हैं। अब ये जो मध्यस्थों की वृद्धि है, ये कहां से आती है? सरकार द्वारा शुरू किए गए जो भू राजस्व बंदोबस्त थे, उनके द्वारा इन सब की भरमार हो गई, मध्यस्थों की वृद्धि हो गई। ठीक है? जिसको हम बिचौलिया बोल सकते हैं। ठीक है भाई? अब ये कुछ चीजें हैं ब्रिटिश शासन के प्रभाव के रूप में, इन सबको हम देखेंगे, लेकिन पहले हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है? तो चैप्टर है, शुरुआत में एक कथन से स्टार्टिंग होती है। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में लिखे थे, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया के वायसराय रहे हैं। इनका एक बार नाम, ठीक है, इसका जो नाम है वो है एल्गिन। एल्गिन है।
लॉर्ड लगा दिया जाए, है ना। ठीक भाई, रखना है इसको। देखिए कई सारी उपाधियां भी दी गई हैं, थोड़ा सा ये भी जानकारी रखिए आप लोग। एक तो इसकी उपाधि रही है नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। एक तो ये उपाधि है इसकी, लॉर्ड एल्गिन की। दूसरी उपाधि है नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन अंपायर। ठीक है, ये इसकी कुछ उपाधियां रही हैं, इसके बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लॉर्ड एल्गिन का एक दूसरा नाम है, उन्होंने क्या कहा था, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर भारत हमको हम खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका है, और चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था। ये परिचय के रूप में दिया गया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर को ना समझे इतना। ठीक है, यहाँ पे सीधे आते हैं जो आपके कंटेंट में शामिल होगा। तो औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ केवल एक माल प्रदायक तक कच्चा माल प्रदायक तक सीमित रखना था। ठीक है ना। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में क्या हुआ, इसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास हुआ है, इसके पीछे के कुछ कारण रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ वो देखते हैं। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। अंग्रेजों की स्थापना, जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो उससे पहले देश की जो अर्थव्यवस्था थी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, जन सामान्य की जो आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था वो कृषि ही होता था, याद रखना है। फिर भी कृषि मुख्य स्रोत था, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे सोर्स होते थे, जैसे विनिर्माण गतिविधियां भी हमारे यहाँ संसाधन के रूप में यूज की जाती थी। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछा भी जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय केवल कृषि पर निर्भर थी या केवल कृषि पर निर्भर थी, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। बेहतर हो जाएगा कि आप उसको बोलें कि कृषि तो थी, साथ ही साथ विनिर्माण गतिविधियां भी हो रही थी। सूती, रेशमी वस्त्र, धातु आधारित बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। भारत की वस्तुओं की जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी वो किसमें मिली थी, उच्च स्तर की कलात्मकता के क्षेत्र में मिली थी, और साथ ही साथ बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग को लेकर। ठीक है, इसीलिए इसको प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। बंगाल का सूती उद्योग है, यहाँ पे देखेंगे सूती कपड़ा, मलमल क्या है, एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा, आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। ये अब बांग्लादेश में है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की। ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल कहते थे। शाही मलमल आपको, या मलमल खास, आपको ध्यान रखना चाहिए इसको क्या कहा जाता था, विदेशी लोग इसको क्या बोलते थे। मतलब यह है कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोगों के योग्य मानते थे। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था। औपनिवेशिक शासकों ने जो भी आर्थिक नीतियों को अपनाया या जो भी आर्थिक नीतियों को लागू किया, उनके पीछे की मंशा नहीं थी कि भारत का विकास हो जाए, बल्कि उनकी मंशा ये थी कि हमारा फायदा होता रहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने मूल देश के आर्थिक हितों को संरक्षित ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उसको संवर्धित भी किया है। ठीक है, चलिए, इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने, वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। ठीक है, स्वाभाविक ही था
मतलब ये है कि हम कच्चा माल भेजते थे, हम तैयार माल अपने यहाँ मंगा लेते थे, हम मंगाते नहीं थे, हमारे यहाँ आ जाता था, उनकी मदद से आता था। तो हमारा जो पूरा पूरा बाजार था वो मशीनों से तैयार किए हुए वस्तुओं से ही पटा पड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि मशीनें बड़ी स्पीड में तैयार करती थी अपना सामान, तो सस्ते में बेचती थी। हमारे यहाँ हाथ से काम होता था भाई, थोड़ा समय लग जाता था तो महंगा होता था, इसलिए हमारे सामान को नहीं खरीदते थे, वो मशीनों वाला सामान खरीदने लग गए। बेहतर हो गया फिर कि जो हमारे जो शिल्पकार दस्तकार वर्ग हुआ करते थे, उन सब के जो उद्योग थे, जो उनके कारनामे कार्यक्रम थे, जो उनके अपने व्यवसाय थे, वो सब धीरे 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 ठप होते चले जाते हैं। स्वाभाविक ही था, औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किया, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में आप देखिए, जो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। तो उसमें आपके नाम आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वी राव, आर देसाई। ये सब लोग हैं जिन्होंने पहली बार निजी स्तर पर ये ध्यान रखना, निजी स्तर पर सरकार राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास किया था। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और याद रखना, वी राव द्वारा जो आकलन किया गया था उसको वैज्ञानिक विधि के आधार पर बोला जाता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उन्होंने किया था। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही, प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई थी। यहाँ पे कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। कृषि क्षेत्र कैसा रहा है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर वाणिज्यिक या नकदी फसलों का उत्पादन अंग्रेजों ने शुरू कराया था, तो कृषि की जो हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। ठीक है, लोग खेती करना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, जैसे आपने एक नील उत्पादन के मामले में सुना होगा, 3 कठिया प्रथा, है ना। 20 कट्ठा जमीन है, उसके 3 कट्ठा पे नील की खेती करना जरूरी होता था। कृषि क्षेत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा है। औपनिवेशिक शासन में भारत कैसा था, एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा है। ये बात याद रखना, ऐसा मत सोचना कि कृषि वाले सब गांव छोड़ के भाग गए, कृषि अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में रहती थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। ठीक है, ये आपको हो सकता है ऐसा कुछ पूछा जाए। तो एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय तो रहा है कृषि, नो डाउट है, लेकिन एक वो गतिहीन विकास की प्रक्रिया रही है। अब उसके पीछे के भी कई सारे कारण हैं। उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा कारण है कि उस पे कृषि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा था, ये सबसे बड़ा कारण है। पूरे परिवार का भरण पोषण करना था थोड़ी सी जमीन पे, ऊपर से इनका लगान लग गया, इनका जो नीतियां लागू की गई, ये सब भी इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। गतिहीन प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास गिरावट भी अनुभव की गई, भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार का कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो। आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि क्षेत्र बढ़ा, आज 1 बीघा में खेती हो रही, कल 2 बीघा में होगी, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे बीघे बढ़ते गए, कट्ठा बढ़ता गया, वैसे वैसे उत्पादन तो बढ़ गया। उत्पादन में कमी नहीं हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में कमी हुई। बात समझे ना, उत्पादकता में कमी, उत्पादन में वृद्धि कैसे होती है, क्या मतलब इसका, कौन बता रहा है, कोई है? तो ये बात हमको याद रखनी है, उत्पादकता में कमी हुई है, उत्पादन में भले वृद्धि हुई। उत्पादकता में सर क्वांटिटी हो गया वहां पर। किसका मतलब, देखो उत्पादन का मतलब है पूरी की पूरी क्वांटिटी है, मतलब 1 बीघा नहीं, सॉरी, मान लीजिए 10 बीघा किसी के पास जमीन है, तो उसमें 100 कुंतल धान का उत्पादन किया गया, 100 कुंतल धान का उत्पादन हुआ, मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा ओवरऑल 10 बीघा में उत्पादन हुआ है, वो हो गया उत्पादन। उत्पादकता क्या भाई, 10 बीघा में 100 कुंतल धान का उत्पादन हो रहा है, तो 1 बीघा में कितना उत्पादन हुआ, 10 कुंतल का, बस। तो वो 10 कुंतल क्या है, वो आपका उत्पादकता हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हुआ। हो सकता है कि उन खेतों के बढ़ने से जैसे उत्पादन मान लीजिए कि पहले 10 किलो उगाते थे, अब 15 किलो होने लग गया, धीरे धीरे 14 किलो हो जाएगा, धीरे 16 किलो भी हो जाएगा। लेकिन 4 बीघा हम 16 किलो, मतलब क्या हुआ, 1 बीघा हम 10 किलो उगा रहा था, 4 बीघा हम 16 किलो मिल रहा है, 18 किलो मिल रहा है, 20 किलो मिल रहा है, तो मतलब क्या, उत्पादकता घट गई ना, उत्पादन बढ़ेगा भले,
बात समझे ना? तो उत्पादन बढ़ा, अच्छा, उसको औसत बोल सकते हैं उत्पादकता को? वो एवरेज ही है। तो ये उत्पादन क्या हो गया ओवरऑल। हाँ, कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? अब इसकी गतिहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसकी गतिहीनता का, अब आप लिख सकते हैं, अलग से भी लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कृषि गतिहीनता का मुख्य कारण क्या है? इनकी जो भू राजस्व नीति रही, सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही है अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? तो वो आप बता सकते हैं औपनिवेशिक शासन की भू राजस्व व्यवस्था। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों में से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों और सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ किया भी नहीं। इन सब ने सिर्फ वसूली पर ध्यान दिया, सुधार पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने में तक सीमित रहती थी। और यही कारण रहा कृषि वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर जमींदारों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो हो सकता है किसानों की हालत ठीक रहती, लेकिन जमींदारों ने भी ध्यान नहीं दिया। उनको सिर्फ मजा आता था अपना राजस्व वसूली करने में, किसानों को तंग करने में, तो वो वही काम करते रहे और किसानों की परेशानी जो है ना दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के लिए के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व व्यवस्था की शर्त, अब राजस्व व्यवस्था की शर्त क्या थी भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या शर्त थी? राजस्व व्यवस्था की शर्त थी कि 1/11 भाग अपने पास रखना है। जितना भी वसूला जाएगा, जितना वसूला जाएगा उसका 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखेगा और 10/11 भाग वो हमारे पास पहुंचाएगा। ये शर्त रखी गई थी। ये वाली शर्त नहीं निर्धारित की गई भैया किसानों से कितना वसूलना है। हो सकता था कि एक वो लिमिट अगर तय कर दी गई होती कि इतना ही वसूलना है किसानों से, तो हो सकता था किसानों का शोषण होने से बच जाता। बस समझे? तो राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पहले से निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधा का अभाव, ये सब भी मूल कारण रहे हैं कृषि क्षेत्र के विकास में बाधा के रूप में आप देख सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर रहा, सिंचाई सुविधा का अभाव रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है? किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा। किसका? निम्न उत्पादकता का। बात समझे? ये देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि की व्यावसायीकरण का, नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। उच्च ये कृषि का व्यावसायीकरण, इसका एक मूल कारण ये भी रहा है। कृषि व्यवसायीकरण के कारण हमने शुरुआत में ही बता दिया था आप लोगों को कि उससे फायदा ये हो रहा था, तो किसान जो है, किसानों को नगद पैसा मिल जाता था और वो नगद पैसे के चलते किसान खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। ठीक है? और दूसरी बात ये थी कि अंग्रेजों ने जब ये चीज लागू की तो उसका मतलब ये था कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो वहां पे काम कर रही फैक्ट्रियां हैं, उनको कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कृषि का व्यावसायीकरण शुरू किया। गन्ना, जूट, कपास, नील, चाय वगैरह वगैरह सब। किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ था, हमने शुरू में ही बताया। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं उसका फायदा भारतीयों ने कमाया। उसका फायदा जो कमाए थे वो ब्रिटिश उपनिवेशिक शक्तियां थी, जिन्होंने अपने हितों को साधने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण किया था। उन्हीं को इसका अंततः फायदा भी मिलता है, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी उसको सोच समझ के थोड़ा जवाब देना। कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है, कृषि के व्यवसायीकरण ने भारतीय किसानों की हालत को बदतर कर दिया था। कथन हो गया। कारण हो जाए कि कारण हो जाएगा व्यावसायिक कृषि ने इंग्लैंड में लगे कारखानों को फायदा देने के लिए, व्यावसायिक कृषि की शुरुआत, भारत में व्यावसायिक कृषि की शुरुआत इंग्लैंड में लगे कारखानों की आपूर्ति, कारखानों को पूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए किया गया था।
इसमें क्या हो सर जाएगा? कथन और कारण दोनों। सही है सर। और क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? जी सर। सच्ची में? तो आपको ध्यान रखना है, सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। कृषि का व्यावसायीकरण इसके लिए जिम्मेदार ही रहा है। साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था में जो सुधार हुआ, ये बाढ़ नियंत्रण और भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ापन भी जो है देश की भारत की कृषि व्यवस्था को क्या किया है कि उसकी कमर को तोड़ के रख दिया। किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना शुरू कर दिया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा थी। प्रेरणा मतलब, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र कैसे रहे भाई? औद्योगिक क्षेत्र में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, हस्तकला उद्योग का पतन हुआ इसी समय में, इसी दौर में। कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, लेकिन उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। मतलब जो परंपरागत हमारे उद्योग थे वो तो समाप्त ही हो रहे थे, लेकिन उनकी जगह पर नए उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो भारत में जो औद्योगिकरण आया, उसके पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। अब भैया आप यहाँ पे देख सकते हैं, औद्योगिकरण का दोहरा उद्देश्य क्या था? दोहरा उद्देश्य क्या था कि वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। पहली चीज तो ये था। दूसरी चीज थी कि वो उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। मतलब कच्चा माल आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना चाहते थे देश को। दूसरी बात है, वो बाजार भी एक बनाना चाहते थे भारत को, ताकि उनके तैयार माल भारत में आ सके। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सारे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, हमारे यहाँ बेरोजगारी फैली, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार होता रहा। ठीक है ना भाई, सस्ता मिलेगा तो सब खरीदेगा। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी रही। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र मतलब आज का महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है, यह आपको नोट कर लेना चाहिए। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा, इसलिए इनका महत्व रहा है। तो आपको यह भी हो सकता है आपसे स्टेटमेंट और असर्शन मतलब कथन और कारण के रूप में पूछ लिया जाए कि पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। कारण दे दिया जाए, ये जो उद्योग थे या पटसन उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित थे। तो आपको क्या होगा कि उत्तर सही माना जाएगा। पहला मतलब कथन कारण भी सही रहेगा, कारण कथन की व्याख्या भी कर देगा। इसलिए व्याख्या कर देगा क्योंकि अंग्रेजों की जो सबसे पहले पकड़ मजबूत हुई थी वो बंगाल क्षेत्र पर ही हुई थी और उनको ये बात का एहसास हो चुका था कि बंगाल पर हमारे अलावा किसी का शासन भी नहीं हो पाएगा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात, हाँ बोलिए, शुरू हुआ था। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जिसकी बात करते हैं, तो टिस्को की स्थापना कब हुई ये पूछा गया पेपर में। दूसरी विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव बना रहा। अब यहाँ पे सीमेंट, कागज, ये सब के लोहा उद्योग लगाए तो गए थे, लेकिन जो हमारे उद्योग अब बढ़ने वाले थे, औद्योगिकरण की प्रवृत्ति आने वाली थी हमारे पास, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उसमें भारतीयों की पूंजी लगी हुई थी, उनकी अपनी पूंजी नहीं लगी थी। ठीक है, तो पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव रहा। पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं अब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूंजीगत उद्योग की बात हुई है, तो वह उद्योग जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीन और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं, वो होते हैं पूंजीगत उद्योग। यह तक कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। और यही नहीं, न औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर भी बहुत ही कम थी। ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा है।
तो दोनों चीजें, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कम रही और जीडीपी या सकल मूल्य वर्धित, इसका ये भी योगदान बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी थी, और वो जो दूसरी कमी थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र का कम होना। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का कम होना भी इसका मूल कारण रहा है या मूल कमी मानी जा सकती है। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह, कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। ठीक है ना। बात करेंगे विदेशी व्यापार की। इस सब में देखिए कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, विशेष। विदेशी व्यापार देखते हैं, ये क्या है। प्राचीन समय में ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप, आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। परिणाम हुआ कि भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। मतलब भारत जो है निर्यातक किसका बना है? कच्चे माल का। कच्चे माल का निर्यातक बन गया। आयातक किसका बन गया? तैयार माल का। तैयार माल हो सकता है उसमें कुछ विनिर्माणकारी चीजें, वो मशीन हो सकती है भाई, मशीन भी ला, तो ध्यान रखना। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। तो चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होता था, साथ ही साथ आपका इंग्लैंड से भी भारत का व्यापार होता था। ठीक है। और जब स्वेज नहर बन जाती ना, तो उससे क्या होता, भारत का व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। क्योंकि पहले जो यूरोप से भारत आते थे, कैसे आते थे? ऐसे करके, है ना, ऐसे करके था। अफ्रीका महाद्वीप है ये अपना भारत है, इधर ऐसे करके भारत है। अब वो आते थे तो पहले ऐसे घूम के आते थे, पूरा ऐसे घूम के जाते थे, यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब वो लोग यहीं से आएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे। लोग समझ रहे हैं ना, कितनी लंबी दूरी कम हुई है। तो ये कारण रहे हैं कि स्वेज नहर के बनने के बाद अंग्रेजों का व्यापारिक नियंत्रण अच्छे ढंग से स्थापित हो गया। ठीक है। भारत पर कुछ पूछ रहे हैं कि? ठीक है भाई। तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय निर्यात आयात की सबसे बड़ी विशेषता रही निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार। ठीक है। जब विदेशी शासन चल रहा था उस समय जो भारतीय आयात निर्यात की विशेषता रही वो क्या रही है? निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार। निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार का मतलब यह नहीं है कि भारत के लोगों का फायदा, भारत के लोगों को उसका फायदा मिल रहा था। इसका मतलब यह था कि हमारा जो कच्चा माल था ना वो जाता था। ठीक है। बाकी तो हम आयात करते थे तैयार माल। ठीक है। किंतु इस अधिशेष की भारतीय बहुत भारी लागत भी चुकानी पड़ी थी, याद रखना। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। जो इन्होंने लगाया था वो उसी में खर्च करते थे। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय या दुश्मनों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ था। भारत की संपदा का जो दोहन हुआ है वो अंग्रेजों के अपने हित आपूर्ति के लिए किया गया था। जनांक की ये परिस्थिति की बात करें भाई, इससे पहले ये स्वेज नहर वाला देख लें। तो स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज जल संधि, आपको याद रखना चाहिए, स्वेज जल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला, उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होता कि पूर्व से पश्चिम, ये कंफ्यूजन वाला नहीं। चलो, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित करने वाला कृत्रिम जल मार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद, ये पूछा गया कई बार, सईद पत्तन आपको याद रखना चाहिए। लाल सागर की प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। जो स्वेज की खाड़ी है वो किसकी उपशाखा है? तो लाल सागर की उपशाखा है। इस नहर से अमेरिका, यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा सीधा जलमार्ग सुलभ हो जाता है। अब इन्हें अफ्रीका की दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक सामाजिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 1869 में ये खुला था। ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है।
जनांकिकी की बात करें, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत दिए गए। जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे 1881 की पहली जनगणना में मिला था। ठीक है, याद रखना भाई। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। 21 के पहले का भारत जनांकिकी संक्रमण के प्रथम सोपान का था। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा साल है जिसको हम भारत जनांकिकी संक्रमण का पहला सोपान मानते हैं, तो उसका नाम है 1921, 1921। दूसरा सोपान शुरू होता है कब से? 1921 के बाद से। किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी और ना तो जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी जब भारत ब्रिटिशों के कब्जे में था। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। साक्षरता दर, इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य थी। एक बात याद रखना, साक्षरता दर 16% से कम रही है, अधिक नहीं रही है, ये बात क्लियर रखना भाई। महिलाओं का नगण्य ही रहा है, केवल 7% महिलाएं ऐसी रही जो पढ़ी लिखी थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं ये सब सुलभ नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां नितांत की अपर्याप्तता थी। मतलब मान लीजिए कि जैसे अभी गांव में एक वो कौन सा क्लिनिक खोलता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब लोग बता भी देंगे हमारे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं, डॉक्टर आते हैं, ये डॉक्टर है नहीं, तो उसमें हम ही सब जाके खेलते कूदते रहते हैं। बात यही है कि उस समय जो भी व्यवस्था की गई थी ना, वो सबके लिए तो उपलब्ध नहीं थी। मान लीजिए जिसके लिए उपलब्ध भी रही होगी ना, उसके लिए भी बड़ी कठिन होती थी। बस समझे? परिणाम क्या हुआ? यस सर। परिणाम हुआ जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। उस समय हमारी सकल मृत्यु दर कितनी थी? ऊंची ही थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर जो थी ना, वो सबसे चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में 33 बच्चा प्रति हजार, यही बात ना, शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई हो, लेकिन उस समय ये 218 हुआ करती थी। 218 प्रति हजार होती थी। जीवन प्रत्याशा क्या है आज? वर्तमान की जीवन प्रत्याशा क्या है? 69.7 वर्ष, यही है ना? तो 69 वर्ष इन्होंने बताया है कि वर्तमान की जीवन प्रत्याशा ये है, लेकिन उस समय जब ब्रिटिशों का शासन था उस समय कितनी रही होगी? तो उस समय थी 44 साल। विश्व आंकड़ों के अभाव में कह पाना कठिन कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। ब्रिटिश में कोई संदेह भी नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, और भी बदतर हो गई थी। ठीक है, चलिए ये हो गया। व्यावसायिक संरचना की बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पहले जैसा था वैसा कुछ नहीं। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय तब भी था। 70 से 75% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। ध्यान रखना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 10%, 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल प्रांत के क्षेत्र इसमें शामिल है। मुंबई, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। तो आपसे ये हो सकता है प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि औपनिवेशिक शासन के दौरान किन किन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी भी है, मुंबई है, बंगाल, ये सब है इसमें। ठीक है ना? कमी आ रही थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का महत्व बढ़ ही रहा था। विनिर्माण सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा था कि लेकिन उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि भी देखी गई। एक तरफ कृषि के क्षेत्र में लगे हुए जो लोग थे उनकी संख्या में कमी आ रही है मद्रास, बंबई, बंगाल क्षेत्र में। उनकी तरफ क्या हुआ कि विनिर्माण सेवा क्षेत्र की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। एक दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब का एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, राजस्थान का क्षेत्र है, इन सब में क्या हो रहा है? कृषि की ओर रुझान बढ़ रहा है। कृषि
पर निर्भरता में वृद्धि हो देखी जा रही है। ठीक है, ये हमको याद रखना। आधारिक संरचनाओं की ही बात कर लेंगे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक, तार आदि का विकास हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? जन सामान्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। बात होगी कि नहीं? ये कार्य क्यों थे? ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम किया था। ठीक है ना? अंग्रेजी शासन से पहले बड़ी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें बनाई उन्होंने, उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा, जो उन्होंने सड़कें बनवाई थी, उनका मुख्य उद्देश्य था कि शहर या देश के भीतर के क्षेत्र में सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भाग से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना था। ठीक है, इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना रहा। इन्होंने सड़कों का इतना सारा विकास तो किया है, फिर भी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम उपयोग होने वाली सड़कों का अभाव हमेशा से ही रहा है। ठीक है, वर्षा काल में तो ये अभाव और भी भीषण हो जाता, स्वाभाविक ही था। प्राकृतिक आपदाओं, अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यदि उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है यही, रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। रेलवे ने दो तरीके से प्रभावित किया। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो ये कि इसने क्या किया, लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर एक मिनट रुकिए। तो लोगों को क्या हुआ कि भू क्षेत्रीय सांस्कृतिक व्यवधानों को कम करके आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर दिए गए। दूसरी ओर क्या हुआ, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा भी मिला। एक तरफ लोगों को बाहर भेजा गया घर से निकाल के, दूसरी तरफ कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया गया। मतलब घर से बाहर निकालने का मतलब है कि उनको अब बाहर काम करने, जैसे आज के समय हम दिल्ली बंबई जाते हैं काम करने, वैसे वो सब दिल्ली बंबई अपना जाने लगे। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अच्छा, इनके व्यावसायिकरण की प्रवृत्ति का भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? फिर हम किसी पर निर्भर हो जाएंगे, है ना? हमको राशन चाहिए होगा, खाद्यान्न चाहिए होगा, तो हमको किसी पर निर्भर होना पड़ेगा। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता, सारी जरूरत की चीजों का उत्पादन कर लिया जाता था। इसका हुआ ऐसा। ठीक है, भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ है। याद रखना, भारत के निर्यात में विस्तार तो हुआ है, लाभ लेकिन भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। यह हो सकता है, एक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, आपको पता होना चाहिए, कथन के रूप में पूछा जाए, स्टेटमेंट के रूप में, कि जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए थे, स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट करना होगा ये जो हमने पढ़ाया है इसी पैराग्राफ के आधार पर। सड़कों और रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय संतोषजनक नहीं रहे भैया। उन्होंने ध्यान दिया है, हर जगह ध्यान दिया, लेकिन पूरा नहीं। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। उड़ीसा की तटवर्ती नहर कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। ठीक है, जो भारत में महंगी तार व्यवस्था का विकास हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरी ओर थी डाक सेवा, अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, लेकिन वह बहुत ही अपर्याप्त रही है डाक व्यवस्था। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में देखने को विस्तार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक निष्कर्ष भी दिया गया है। 200 साल के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था।
औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई ये भी स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि विदेशी व्यापार सिर्फ इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ही पोषित करने मात्र का साधन बनकर रह गया था। स्पष्ट करें तो आपको इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, बहुत आसानी से। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संस्थाओं में उन्नयन, प्रसार, जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी, बेरोजगारी भी सार्वजनिक और आर्थिक नीतियों को जन कल्याण उन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में कहें तो देश में सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी भाई, ठीक है ना। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को तो